नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका शुरू की है। इसमें हमने प्रमुखता से जो हमारे धर्म के बारे में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है ये हम जानकर लेने वाले हैं। विज्ञानवादियों को धर्म का महत्व ध्यान में आए और साथ ही श्रद्धालुओं के मन में धर्म के विषय में एक अभिमान निर्माण हो, यही इस मालिका का उद्देश्य है। इस मालिका को हम पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं। हमने सनातन धर्म के महत्व क्या है वो जानकर लिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी गुरुकुल व्यवस्था कैसे थी वो हमने समझ कर लिया, किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म से गुरुकुल व्यवस्था निकाल दी गई और पाश्चिमात्य मैकॉले शिक्षा पद्धति हम पर थोपी गई, इसके हमने कारण समझ कर लिए। आज भी हम इस मालिका को आगे लेकर जाने वाले हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। हम इस मालिका को प्रारंभ करते हैं। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, प्राचीन भारतीय विज्ञान की एक एक उपलब्धियां के बारे में आपने हमें कल बताया था, तो इसमें कल हमने खगोल विज्ञान या फिर गणित एवं चिकित्सा शास्त्र इसमें प्राचीन भारतीय विज्ञान की उपलब्धियां भी हमने यहाँ पर देखी थी। तो आज आप हमें अन्य क्या क्या उपलब्धियां थी, तो इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएं। जी कार्तिक जी, आज प्रमुखता से प्रारंभ में हम धातु विज्ञान के बारे में समझ लेंगे। कई तथाकथित जो अंग्रेजी पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी हैं, उनका भी यह मानना है कि भारतीय शास्त्रों और पुस्तकों में सिर्फ पूजा पाठ की ही विधियां होती है और पौराणिक दंत कथाएं होती है जो सामान्य मनुष्य या समाज राष्ट्र के लिए कोई उपयोगी नहीं है। परंतु वे ये समझकर नहीं लेते हैं कि भारत में जो हड़प्पा कालीन संस्कृति के समय ही अनेक धातुओं का प्रयोग भारतीय करते आ रहे हैं और धातुओं के प्राप्ति के लिए कई विज्ञानों का सहारा लेना आवश्यक होता है। भारत का प्राचीन काल से ही इन सभी विज्ञानों में निपुणता प्राप्त कर लिया था, ये वो समझ नहीं पाते हैं। धातु विज्ञान में भारत की जो निपुणता है वो अत्यंत उच्च कोटि की थी। यानी ईस्वी सन पूर्व 326 के आसपास हमारा जो पुरु राजा था पोरस, उसने 30 पाउंड वजन का एक भारतीय इस्पात का, अर्थात भारतीय जो उस समय स्टील भारत में जो बनता था उसका सिकंदर को एक भेंट स्वरूप में दिया था। तो एक राजा दूसरे राजा को कुछ ना कुछ कीमती, बहुमूल्य या अनुपमेय ऐसा कोई तो भी दुर्लभ या अति विशिष्ट ऐसी वस्तुएं भेंट करते थे। तो उस समय भारतीय इस्पात ये ऐसी एक अति विशिष्ट वस्तु थी कि जो एक राजा दूसरे राजा को भेंट दे सकता था। यानी उस काल में भारतीय इस्पात का जो निर्माण था या भारत में जो इस्पात बनता था वो इतने उच्च कोटि का था और वो बनाने के लिए विशेष प्रकार के जो औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए उस समय जो स्टील या इस्पात की जो आवश्यकता थी, तो तात्कालिक अन्य देशों में भारत में उसकी बहुत मांग आती थी। और अभी समझ के क्या लेना है कि हमारे जो वेद से संबंधित जो प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें धातु और उसकी प्रक्रिया का काफी जगह स्पष्ट उल्लेख आता है। यानी प्राचीन समय में जो रसायन शास्त्रों में 7 धातु के अभ्यास और उसके संशोधन में हमारा जो पूर्ण अनुसंधान था वो केंद्रित था। और वह 7 धातु कौन से थे आप समझ लीजिए। उसमें से पहला था स्वर्ण, यानी जिसको हम सोना कहते हैं। दूसरा था रजत यानी चांदी। तीसरा तांबा, लोहा, पारद यानी जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं, सीसा यानी जिसको हम लेड कहते हैं, और रांगा यानी जिसे हम टिन कहते हैं। यानी ये जो 7 धातु है इसके इर्द गिर्द हमारा अधिकतम संशोधन रहा है। और
इन सभी धातुओं का जो उल्लेख है तो हमारे प्राचीन संस्कृति साहित्य में अत्यंत विपुलता से हमें उपलब्ध है। अब ऋग्वेद के कई ऋचा में तो स्वर्ण के बारे में स्पष्ट उल्लेख है, और जो चांदी है जिसको हम रजत कहते हैं वह भी एक मूल्यवान धातु है। इस रूप से भी स्पष्ट उल्लेख हमारे वेदादि ग्रंथों में आया हुआ है। और अथर्ववेद में एक जो श्लोक है उसमें भी धातु का उल्लेख स्पष्टता से आया है। तो वेदों की जो प्राचीनता है वो ईसा से हजारों वर्ष पूर्व निर्धारित हुई है। यानी इसे हम ये जरूर कह सकते हैं कि वैदिक काल में यानी ईसा पूर्व से हजारों साल पूर्व ही भारत में रसायन शास्त्र का संशोधन हो रहा था, रसायन शास्त्र का अध्ययन हो रहा था, और ये रसायन शास्त्र ये अत्यंत प्रगत अवस्था में था उस समय। अब यजुर्वेद की जो रचना है वो उपनिषद के काल में हुई है ऐसे एक माना जाता है। तो छांदोग्य उपनिषद में भी धात्विक मिश्रण का स्पष्ट वर्णन देखा जाता है। धात्विक मिश्रण यानी धातुओं के मिश्रणों का छांदोग्य उपनिषद में स्पष्टता से वर्णन दिया है कि किस प्रकार से धातु को मिश्रित धातु बनाते आता है। यानी मिश्रित धातु यानी एलॉय, यानी अनेक धातुओं को मिलाकर एक मिश्रित जो धातु यानी जिसको हम एलॉय कहते हैं वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसकी विधि विधान उसमें स्पष्टता से दिया है। तो धातु विज्ञान का जो भारत में प्राचीन काल में जो व्यवहारिक उपयोग हो रहा है वो स्पष्ट बताता है कि हमारे जो पुराने वैदिक काल के ऋषि मुनि थे, हमारे संशोधक थे, शोधकर्ता थे, वो अत्यंत उच्च अवस्था में थे। अब यजुर्वेद में एक मंत्र का ऐसा स्पष्ट उल्लेख आया है। अभी आप जो स्क्रीन पर यजुर्वेद का जो एक मंत्र देख रहे हैं तो उसमें जो लिखा है उसका अर्थ ऐसे है कि मेरे पत्थर मिट्टी, पर्वत, गिरी, बालू, वनस्पति, स्वर्ण, लोहा, तांबा, सीसा और टीन यज्ञ से बड़े हैं। यानी रामायण महाभारत पुराणों में श्रुति ग्रंथों में भी सोना यानी स्वर्ण या हिरण्य इस स्वरूप में उसका उल्लेख आया है। लोहा उसका साम्य इस शब्द से उल्लेख आया है। टीन उसको त्रपु इस संदर्भ में उसको संबोधित किया गया है। चांदी यानी रजत, सीसा तांबा यानी तांबा को ताम्र इस संबोधन से संबोधित किया है। तो कांसा, ऐसे अनेक नामों से इन धातुओं का उल्लेख अलग अलग वेदों में अलग अलग जगह आया हुआ है। और हमारा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र का ग्रंथ है उसमें भी धातुओं के कुछ विशेषताएं बताई है, कुछ उल्लेख किया गया है। तो कौटिल्य का भी जो समय है वो ईसा से पूर्व करीब करीब 250 वर्ष पहले का है। और उनके जो दो ग्रंथ थे, एक नीति शास्त्र और दूसरा अर्थशास्त्र, यह प्रमाणित ग्रंथ है। और अर्थशास्त्र के जो दूसरे अधिकरण या अध्यक्ष प्रचार के जो छठे अध्याय है उसमें महसूल यानी हम जिसको रेवेन्यू कहते हैं उसके संदर्भ में विवरण हमें स्पष्टता से मिलता है। उसमें लिखित है कि सुवर्ण तथा रजत के अयस्क पदार्थों पर राजा कर लगा सकता है। यानी सोने और चांदी के जो पदार्थ, चाहे बर्तन हो या अलंकार हो या जो भी उससे बने, उस पर राजा कर लगा सकता है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है। यानी वो धातु का मूल्य, धातु के बनने वाले पदार्थों का मूल्य या उसको खरीदने वालों की आर्थिक क्षमता, ये तीनों को देखकर यह महसूल का निर्धारण उसमें किया था। अब इस ग्रंथ के अन्य कुछ हिस्सों में धातु के जो अयस्क का खनन, विचरण और खानों का जो प्रबंधन है उनकी व्याख्या स्पष्टता से दिया है और वो हमको वहां पर देखने को मिलती है। अब धातु विज्ञान से संबंधित व्यवसाय करने वालों के जो लोग हैं उनके कुछ विशिष्ट नाम उस समय संबोधित किए जाते थे, जैसे कर्मरा। अब कर्मरा ये किसका संबोधन है? तो जो कच्चे धातु को गलाने की क्षमता रखते हैं, कच्चे धातु से गलाने से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनको कर्मरा कहा जाता था। अब दूसरा संबोधन था धमत्र, यानी
ये कौन सा व्यवसाय करते थे? तो भट्टी में अग्नि तीव्र करके धातु से संबंधित प्रक्रिया करने वाले जो व्यवसाय करते थे उन्हें धमत्र कहा जाता था। अब तीसरा जो एक महत्व का संबोधन है उसको हिरण्यक कहा जाता है। अब हिरण्यक यानी इनके लिए संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक है, यानी जो स्वर्ण को ही गलाने का व्यवसाय करते हैं और उनकी विशेषता उनके पास जो है उनको हिरण्यक कहा जाता है। चौथा है खनक। खनक अब किसको संबोधित करते हैं? तो जिनका व्यवसाय और कौशल्य खुदाई करके धातु निकालने से संबंधित है या धातु जमीन से निकालने की प्रक्रिया जो जानते हैं उनको खनक कहा जाता था। इस तरह से चरक, सुश्रुत, नागार्जुन ने स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, अभ्रक, पारा इत्यादि धातुओं से औषधि बनाने की विधि का विस्तार भी अपने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। अब इन धातुओं का महत्व क्या है? इन धातुओं का महत्व एक आयुर्वेद के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से है। और ये जो हमारे चरक, सुश्रुत, जो हमारे चिकित्सा से संबंधित जो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने इन धातुओं का उपयोग करके विविध औषधियों का निर्माण करके उसे संदर्भ में ग्रंथ भी लिख के रखा है। यानी केवल वो धातु विज्ञान जानते इतना नहीं था, तो धातुओं का स्वास्थ्य से संबंधित क्या उपयोग है, कहां पर उसका उपचार और कहां पर उसका सप्लीमेंट कर सकते हैं, इस संदर्भ में उनका समग्र अध्ययन होने के कारण उस पर जो ग्रंथ अभी उपलब्ध है वो अभी भी हमारे लिए मार्गदर्शक ही है। और केवल प्राचीन ग्रंथों में ही विकसित धातु विज्ञान का उल्लेख मिलता ऐसे नहीं है, अभी तो उसके अनेक प्रमाण हमें आज भी उपलब्ध है। उसमें के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जैसे पहले मैं जस्ता जो धातु है जिसको अंग्रेजी में जिंक कहा जाता है उसके बारे में जो कुछ अभी उपलब्धियां है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो धातु विज्ञान के क्षेत्र में जस्ता की जो खोज हुई है वह एक अत्यंत आश्चर्यकारक है। आसवन प्रक्रिया के द्वारा कच्चे जस्ते से शुद्ध जस्ता निकालने की प्रक्रिया की जाती है और निश्चित ही यह भारतीयों के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है। जस्ते का यह प्राचीनतम जो खदान है वो राजस्थान के जावर क्षेत्र में हमें मिलता है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर के दूरी पर यह खदान आज भी जस्ते का निरंतर उत्पादन कर रही है और करीब करीब उसके संदर्भ में हम आत्मनिर्भर है। आजकल जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये जो एक सरकारी कंपनी है उसकी ओर से यहाँ पर जस्ते का उत्खनन किया जाता है और ऐसे कहा जाता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भी जावर की जो खदान थी वो कार्यरत थी और इसके बारे में हमें विपुल प्रमाण साक्ष्य प्रत्यक्ष मिली है। और मात्र 10% जस्ते से पीतल सोने की तरह चमकने लगता है, यह जस्ते का महत्व है। जावर क्षेत्र की खुदाई में जो पीतल की वस्तुएं प्राप्त हुई उसका रासायनिक विश्लेषण करने पर ऐसे हमको पाया गया कि इसमें जस्ते की मात्रा जो है करीब करीब 34% से अधिक है। 34% से अधिक जस्ते की मात्रा उन पीतल के बर्तनों में है। जबकि आज की जो हमें ज्ञात विधियां है जस्ता और पीतल के एकत्रीकरण की, एलॉय बनाने की, जो आज वर्तमान की हमें जो विधियां हमको पता है उसके अनुसार सामान्य स्थिति में आज भी हम पीतल में अधिकतम 28% से अधिक जस्ते को हम सम्मिश्रण नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये आधुनिक विज्ञान प्रगत है या हमारा उस समय का पारंपरिक विज्ञान प्रगत था, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पे हम स्पष्टता से कह सकते हैं कि हमारा जो पारंपरिक पुरातन जो विज्ञान था वो आज भी प्रगत है और आधुनिक विज्ञान को अभी भी हमारे ऋषि मुनि का जो पारंपरिक विज्ञान है उससे सीखने की बहुत आवश्यकता है। और वास्तव में अगर देखें तो जस्ते को पिघलाना ये अत्यंत एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि सामान्य दबाव में यह 9130 सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है। यानी देखिए 9130 सेल्सियस तापमान पर वो उबल सकता है। और जस्ते के ऑक्साइड या जो कच्चा जस्ता होता है
कच्चे जस्ते से शुद्ध जस्ता प्राप्त करने के लिए उसे 12,000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उबालना आवश्यक होता है। देखिए, यानी 12,000 सेल्सियस डिग्री तक उबालने की जो किमया थी, वो पुरातन हमारे ऋषि मुनियों के पास थी। अब मर्यादा क्या आती है कि अगर इतने तापमान तक हम अगर उष्णता लेके जाए तो जस्ता पिघलने के बजाय वो सीधा भाप ही बन जाता है। अंततः उस समय जस्ते का ऑक्साइड बनाने के लिए जो जस्ता था उसको पहले भूंजते थे, उसका कच्चे जस्ते का ऑक्साइड बनाते थे और फिर भुंजे हुए जस्ते को कोयला व अपेक्षित प्रमाण में नमक मिलाकर मिट्टी के मटकों में तपाया जाता था और उसके बाद उसका तापमान 12,000 डिग्री सेल्सियस तक उसको बढ़ाया जाता था। यानी हमारे ऋषि मुनियों की इकोलॉजिकल यानी वातावरण पूरक जस्ता गलाने की प्रक्रिया कितनी शुद्ध थी वो हमें समझ में आती है। साधन सामग्री कितनी कम उपयोग में लाती थी, टेक्नोलॉजी कितनी सीधी सरल थी। और आज बड़े बड़े ये कारखाने बन रहे हैं और उसमें प्रक्रिया हो रही है और उसका परिणाम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कामगारों के आरोग्य की समस्या निर्माण हो रही है। उस पार्श्वभूमि पर हमारी ये जो पुरानी तकनीक थी वो अत्यंत आसान, सरल और मनुष्योपयोगी थी, वो वातावरण उपयोगी थी। जब मटके में 12,000 डिग्री तक के वो जस्ते के ऑक्साइड को तपाया जाता था नमक और कोयले के साथ, इस पर भी वह भाप तो बन जाता था, परंतु भारतीयों ने उस समय विपरीत आसवनी नामक प्रक्रिया विकसित की थी। इसके प्रमाण हमें जावर की खुदाई में स्पष्टता से मिलते हैं। ये प्रक्रिया में क्या होता था कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में जस्ते के ऑक्साइड भरे पात्रों को उल्टे रखकर गर्म किया जाता था। यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जो भरे पात्र रहते थे जस्ते से भरे, तो उसकी भाप उस उल्टे रखे पात्र में जाते थे, उसको गर्म किया जाता था और जैसे ही जस्ता भाप बनता था, ठीक नीचे रखे ठंडे स्थान पर वे पहुंचकर वे धातु रूप में पूरा आ जाते थे। इस प्रकार जस्ता गलाना, उसको वायु रूप में परिवर्तित होने देना और वायु रूप में परिवर्तित को उल्टे बर्तन में समाकर उसको तुरंत ठंडा करके जस्ता को तुरंत धातु बनाने की जो प्रक्रिया हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पारंपरिक वैज्ञानिकों ने बताई थी, वो अत्यंत बुद्धिमानता, दूरदृष्टि और एक प्रकार की दैवी अनुसंधान की प्रक्रिया ऐसे कहना चाहिए। तो जस्ता प्राप्त करने की यह जो विद्या भारत में ईसा के जन्म के पूर्व से प्रचलित रही है, तो यूरोप में लगभग ये प्रक्रिया 1735 तक के उपलब्ध नहीं थी। जस्ता एक तत्व के रूप में अलग से उनको प्राप्त करना संभव नहीं हुआ था। यूरोप में सर्वप्रथम विलियम चैंपियन ने जस्ता प्राप्त करने की विधि ब्रिस्टल विधि के नाम से पेटेंट करवाई और यह नकल उसने भारत से ही की, क्योंकि 13वीं सदी में जो हमारा एक ग्रंथ था रसरत्न समुच्चय, उस ग्रंथ में जस्ता बनाने की जो विधि दिया था वही विधि क्रिस्टल ने अपने नाम पर पेटेंट करके दिया था। तो इस तरह से भारतीय ऋषि मुनि की, भारतीय वैज्ञानिकों का ही संशोधन या अनुसंधान या जो शोध कार्य था उसको ही ये पाश्चात्य शोध करने वाले लोग अपने नाम पर लेकर उसका श्रेय लेने की प्रयास करते थे। तो इस तरह से ये जो जस्ते की प्रक्रिया है, जस्ता प्राप्त करने की जो हमारी पुरातन परंपरा है, ये विश्व को इतनी पथदर्शक, मार्गदर्शक है कि आज भी उतने जैसी सहज, सरल और आसान प्रक्रिया कहीं है नहीं। सिर्फ ये सच्चा इतिहास ना तो भारतीयों को सिखाया गया, ये आप ज्ञान परंपरा के वंशज हो, यह सत्य उनसे छुपाया गया, इसके कारण आज हमें ये पता नहीं। तो ये सत्य लेकर हमको समाज में जाने की आवश्यकता है।
फिर हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो गर्म है, स्वधर्म, स्व परंपरा, स्व संस्कृति का, वो जागृत होगा, तो उस समय भारत विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में जाएगा, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, भारत में इस्पात के संदर्भ में विशेष कौशल्य था, ये अभी आपने जैसे बताया तो उससे हमें स्पष्ट हुआ। दिल्ली में भी जो कुतुब मीनार है उसके निकट एक लौह स्तंभ है, तो आज भी वह धातु विज्ञान का एक आश्चर्य माना जाता है। तो कृपया आप इसके विषय में भी हमें विस्तार से बताएं। कार्तिक जी, विश्व के इतिहास में भारतीय इस्पात का श्रेष्ठत्व के बारे में जो उल्लेख है वो हमको बारंबार और अनेक जगह मिलता है। चाहे अरब हो या फारस, वहां के जब लोग भारतीय इस्पात की तलवार को खरीदने के लिए लालायत रहते थे, क्योंकि हमारे इस्पात की गुणवत्ता और गुणवत्ता के कारण जो शस्त्रास्त्र निर्माण होते थे उनकी भी गुणवत्ता और परिणामकारकता अधिक होती थी। अब अंग्रेजों ने सर्वाधिक कार्बन युक्त जो इस्पात है उसको वुड्स ऐसे नाम दिया, और प्रसिद्ध धातु वैज्ञानिक तथा हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अनंत रमन, इन्होंने जो इस्पात बनाने की एक संपूर्ण विधि बताई है, उसमें वे कहते हैं कि कच्चा लोह, लकड़ी तथा कार्बन को मिट्टी की प्यालियों में 15,350 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर गर्म करें और धीरे धीरे 24 घंटों में उसे ठंडा करने पर उच्च कार्बन युक्त इस्पात प्राप्त होता है। इस इस्पात से बनी हुई तलवार या अन्य जो औजार या शस्त्र अस्त्र है, उन्हें इतनी तेजी या इतनी मजबूती होती थी कि ये शस्त्र या औजार रेशम को भी सफाई से काट देते थे। 18वीं सदी में यूरोपीय धातु विज्ञानियों ने जब भारतीय इस्पात बनाने का प्रयत्न किया तो वे पूर्णतः असफल रहे। माइकल फैराडे ने भी भारतीय इस्पात बनाने का प्रयास किया, परंतु वह भी असफल रहा। उसमें से कुछ लोग कुछ मात्रा में इस्पात बना तो पाए, परंतु वो भारतीय इस्पात की गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर पाए, और इसलिए श्री धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक में यूरोपीय लोगों ने जो प्रगत लौह उद्योग के प्रमाण दिए हैं उनका उल्लेख किया था। सितंबर 1715 को डॉक्टर बेंजामिन हायन ने जो रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजी थी, उसमें उन्होंने एक स्पष्ट उल्लेख किया था कि रामनाथ सेठ, यानी तात्कालिक जो हमारा मद्रास प्रांत था, उसमें बसा हुआ एक सुंदर गांव है। तो रामनाथ पेट में उसके आसपास ऐसी खदानें हैं और वहां पर 40 इस्पात निर्मित की भट्टियां भी लगी हुई है। इन भट्टियों में इस्पात निर्माण के उपरांत उसकी कीमत केवल 2 रुपए मन पड़ती थी। यानी हमारी जो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया इतनी कम खर्चे वाली थी, यानी हम जिसको लो इकोनॉमिक कॉस्ट प्रोडक्शन कहते हैं, ऐसी थी कि हमारा उस समय निर्माण होने वाला इस्पात था, उसकी 2 रुपए मन इतनी उत्पाद लागत की कीमत पड़ती थी। इन भट्टियों में जो इस्पात निर्माण के उपरांत अगर उसकी लागत मूल्य को हम देखते हैं तो केवल 2 रुपए प्रति मन ही लागत मूल्य हमको आता है। तो शायद विश्व में सबसे कम लागत मूल्य वाला इस्पात बनाने की क्षमता भारत में थी। अंत कंपनी को इस दिशा में सोचना चाहिए, ऐसा दूसरा रिपोर्ट मेजर जेम्स, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने भेजा था। एक परत घेऊ का वाक्य, अंततः कंपनी ने इस दिशा में सोचना चाहिए, ऐसे उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था। ऐसे ही एक दूसरा रिपोर्ट
मेजर जेम्स फ्रैंकलिन का भी है, जिसमें वह कहता है कि सेंट्रल इंडिया में इस्पात निर्माण का एक बड़ा कार्य चलता है, ऐसे वे लिखते हैं। इसमें वह जबलपुर, पन्ना, सागर आदि स्थानों की लौह खदानों का वे वर्णन भी करते हैं तथा इस्पात बनाने की प्रक्रिया के बारे में वे लिखते हैं अपने अहवाल में कि चारकोल चारकोल सारे हिंदुस्तान में लोहा बनाने के काम में प्रयुक्त होता है। चारकोल यानी हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो उच्च प्रति का जो कोयला होता है, दगड़ी कोळसा या पथरी कोयला जिसको कहते हैं, उसको उपयोग में किया जाता है। तो यह जो चारकोल है वह इन फर्नेस को बनाने की विधि के आगे उन्होंने इस फर्नेस यानी इस भट्टी को बनाने की विधि का भी वर्णन अपने अहवाल में किया है। फर्नेस बनाने के ऊपर उसके आकार को वह नापता है, तो पूरी भट्टी में वह पाता है कि एक ही प्रकार का नाप है, यानी भट्टी का जो सब नाप है वो एक ही अनुपात में था। फिर उससे इस्पात बनाने की प्रक्रिया तथा बनने वाले इस्पात का जो मात्रा थी उसके बारे में उसने अपना निरीक्षण लिखा है। वो लिखता है कि 30 अप्रैल 1827 से लेकर 6 जून 1827 तक इस कालावधि में 4 भट्टियों में यानी 4 फर्नेस में 2235 मन इस्पात बना। और इस इस्पात के गुणवत्ता के बारे में वो लिखते हैं कि इस इस्पात की विशेष गुणवत्ता यही है कि यह विभिन्न तापमान एवं परिस्थिति में उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है, और उसकी इस इस्पात के बारे में वो मुक्त कंठ से अपनी प्रशंसा भी उसमें लिखते हैं। उस समय 1 मन इस्पात की कीमत 12.25 आना थी। अब मन और अंग्रेजी लोगों का जो टन है उसका क्या अनुपात था, तो 31.25 मन ये जो भारतीय नाप था वो अंग्रेजों के 1 टन के बराबर था। अब जो तीसरी रिपोर्ट कैप्टन डे कैम्पबेल जिन्होंने लिखी थी वो वर्ष 1842 की है। इसमें दक्षिण भारत में लोहे के निर्माण का वर्णन उन्होंने दिया है। ये सब रिपोर्ट कहती है कि उस समय देश में हजारों छोटी छोटी इस्पात निर्माण की भट्टियां थी। एक भट्टी में 9 लोगों को रोजगार मिलता था तथा उत्कृष्ट प्रकार का सस्ता लोहा वहां पर बनता था। वैसा दुनिया में अन्य किसी देश में संभव नहीं है, ऐसे उन्होंने उसमें स्पष्टता से लिखा था। कैम्पबेल ने यह भी बताया कि रेलगाड़ी में लगाने के लिए जो बार आयरन की खोज करते समय बार बार कहा कि यहाँ का यानी भारत का बार आयरन जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। केवल सर्वोत्कृष्ट नहीं, वह सस्ता भी है। और इंग्लैंड का जो बढ़िया लोहा वो भारत के घटिया से घटिया लोहे का भी मुकाबला नहीं करता है, ऐसे उन्होंने अंग्रेजों के लोहे के गुणवत्ता के बारे में स्पष्टता से बताया। उस समय भारत में 90,000 लोग इन भट्टियों में काम कर रहे थे और इतने लोगों को भारत में रोजगार उपलब्ध था। संक्षेप में यहां पर यही बताना चाहूंगा कि 200 वर्ष पूर्व तक की भी हमारी जो इस्पात या लोहे के निर्माण की प्रक्रिया थी ये विश्व की श्रेष्ठतम ही थी। और इंग्लैंड का उच्चतम या अच्छे से अच्छा लोहा भारत के निकृष्ट लोहे की भी बराबरी नहीं करता था, ऐसे उन्हीं का ही एक ज्येष्ठ व्यक्ति अपने हवाले में लिखता है। यही हमारे गौरवशाली भारत की परंपरा, गौरवशाली भारत की वैज्ञानिक परंपरा का उदाहरण है, ये समझने की आवश्यकता है और ये सत्य हमें समाज में लेके जाने की आवश्यकता है। इसके बाद अंग्रेजों ने 1874 में बंगाल आयरन कंपनी की स्थापना की और उन्होंने बड़े पैमाने में भारत में इस्पात के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू किया।
अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि धीरे धीरे गांव गांव में बनने वाले इस्पात की खपत कम होने गई और 19वीं सदी के अंत तक स्वदेशी इस्पात बनना लगभग बंद ही हो गया था। अंग्रेजों ने जो बड़े कारखाने लगाकर स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी की जो कमर तोड़ दी, इसका दुखद पक्ष यही है कि भारतीय धातु प्रौद्योगिकी जो थी वो लगभग लुप्त सी हो गई। आज झारखंड के कुछ वनवासी परिवार इस तकनीक के नमूने मात्र रह गए हैं। यानी इंग्लैंड का जो मास प्रोडक्शन है या औद्योगिकीकरण है, उसने क्या किया, तो सस्ते में उत्पादन करने वाली, अधिकतम रोजगार देने वाली, उच्च प्रति का इस्पात बनाने वाली जो भारतीय तकनीक थी और जो अर्थव्यवस्था और रोजगार उपलब्ध करने की क्षमता थी, उसको नष्ट करके एक व्यापारिक तत्व पर एक नई आर्थिक लाभ देने वाली तकनीकी को स्थापित करके उन्होंने अपना एक धन कमाने का उद्देश्य प्राप्त किया था। तो एक बड़ा संकट भारत पर अंग्रेजों ने इस तरह से लाया था, जिसके कारण एक पूरी परंपरा ही नष्ट हो गई है। अब आपने जो प्रश्न पूछा था कि दिल्ली स्थित लोहा का जो स्तंभ है, तो उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि वो आधुनिक विज्ञान वालों के लिए वो एक चमत्कार से कम नहीं है। नई दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो लोहा स्तंभ है, वो विश्व के धातु जो विज्ञानी हैं, उनके लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगभग 1700 से अधिक वर्ष से यह खुले आसमान के नीचे सदियों से सभी मौसम में अविचल खड़ा है। इतने वर्षों में आज तक उसमें जंग तक लगी नहीं, और यही बात है जो वो दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और जहां तक इस स्तंभ के इतिहास का प्रश्न है, यह 4वीं सदी में बना था। चंद्रराज द्वारा मथुरा के विष्णु पहाड़ियों पर निर्मित जो भगवान विष्णु के मंदिर है, उस मंदिर के सामने जो ध्वज स्तंभ के रूप में उसे खड़ा किया गया था, इस पर गरुड़ स्थापित करके इस हेतु बनाया गया था कि अंत में इसको वे गरुड़ स्तंभ संबोधित करना है। ईस्वी सन 1050 में यह जो स्तंभ है, जो मथुरा स्थित था, उसे दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल जो थे, उनके द्वारा उसको स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया। इस स्तंभ की ऊंचाई 735.5 सेंटीमीटर है। इस स्तंभ का जो घेरा है वो 41.6 सेंटीमीटर का घेरा है, और ये 41.6 सेंटीमीटर का घेरा है वो निचले हिस्से में है, तो 30.4 सेंटीमीटर का जो घेरा है वो उसके ऊपरी हिस्से का है। और इसके ऊपर गरुड़ की जो मूर्ति पहले कभी थी, ये हमको समझने की आवश्यकता है। इस स्तंभ का जो कुल वजन है वो 6096 किलोग्राम यानी 6096 किलोग्राम था। और वर्ष 1961 में इसके रासायनिक परीक्षण में हमको ये स्पष्टता से पता चला कि यह जो स्तंभ है वो आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत शुद्ध इस्पात से बना हुआ है, तथा आज के इस्पात से इसकी तुलना में इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो काफी कम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो मुख्य रसायन शास्त्री डॉक्टर डीवी लाल है, वे कहते कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस स्तंभ का जो निर्माण है वो गर्म लोहे के 20 से 30 किलो के टुकड़े टुकड़े को जोड़ जोड़कर किया गया है। और यह माना जाता है कि एक समय में 120 कारागिरों ने 15 दिन के परिश्रम के बाद इस स्तंभ का निर्माण किया था। यानी
आज से 1600 वर्ष पूर्व गर्म लोहे के टुकड़े टुकड़े को एक दूसरे को जोड़ने की और एक स्तंभ निर्माण करने की जो तकनीक भारत में उपलब्ध थी, वह आज विश्व के लिए आश्चर्य और कौतूहल का विषय बना है। मैं तो कहता हूं कि उनके लिए एक चमत्कार ही बना हुआ है, क्योंकि ये जो टुकड़े टुकड़े जोड़कर लोह स्तंभ बनाया गया है ना, उस लोह स्तंभ पर एक भी जगह कहीं जोड़ दिखता नहीं, या टुकड़े टुकड़े जोड़े गए हैं ऐसे प्रतीत नहीं होता है। इतने कौशल्य से, इतने सफाई से इस स्तंभ का निर्माण किया गया है। और 16 शताब्दियों में ये खुले आसमान में रहने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही बना रहा है, उसको जंग नहीं लगा। और यह जो उसकी आज वर्तमान स्थिति है, इसने विश्व के सभी अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं को चकित करके रखा है। उनके लिए एक चमत्कार सा हुआ है। इसमें, इस लोह स्तंभ में फास्फोरस की मात्रा अधिक एवं सल्फर तथा मैग्नीज की मात्रा कम उपयोग की है। तो इससे यह भी पता चलता है कि कौन से समय में किस धातु की मात्रा किस मात्रा में होनी चाहिए। इसका भी प्रगल्भ ज्ञान उस समय के हमारे ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे, अनुसंधान कर रहे थे, शोध कर रहे थे, उनको पूर्णता था। और स्लग की अधिक मात्रा अकेले या सामूहिक रूप में अगर उपयोग किया जाता है तो वो लोहे की या इस्पात की जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, ऐसे भी इससे स्पष्ट होता है। अब इसके अतिरिक्त 50 से लेकर 600 माइक्रोन इतनी मोटी, यानी अगर हम माइक्रोन का नाप जानना चाहते हैं तो 1 माइक्रोन यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, 1 माइक्रोन यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, तो 50 से 600 माइक्रोन मोटी ऑक्साइड की अगर परत, यानी जिसे हम आधुनिक भाषा में कोटिंग करने की बात करते हैं, तो ये परत या कोटिंग करने की जो है, तो वो कोटिंग करने के कारण स्तंभ को जंग से बचाती है। तो इस तरह से लोहा कैसे बनाना चाहिए, कौन से लोहे में कौन से धातु का कितना प्रमाण होना चाहिए, टुकड़े, गर्म लोहे के टुकड़े जोड़ जोड़कर धातु बनाने की प्रक्रिया, हजारों किलो वजन के धातु के स्तंभ बनाना और उसमें जंग ना लगे, इसके लिए उसको कोटिंग या परत लगाने की जो प्रक्रिया है, ये और इसके संदर्भ में जो प्रगल्भ ज्ञान है, वो आज भी आधुनिक विज्ञानवादियों को एक प्रश्न चिन्ह बन के पड़ा हुआ है। उनको एक चमत्कार लग रहा है और ये आरोप करते हैं कि भारत ये पिछड़ा है, भारत के यहाँ विज्ञान नाम की चीज नहीं है और भारत के ग्रंथों में तो केवल पूजा पाठ और पौराणिक कथाएं होती है। तो ये जो षड्यंत्र पूर्वक भारत को नीचा दिखाने की या पीछे भगाने की जो कोशिश चल रही है, ये षड्यंत्र उगारने के लिए हमें ये सत्य को लेकर अब समाज के सामने जाने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने धातु विज्ञान के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आप हमें यहाँ पर प्रमाण देकर बता रहे हैं, इससे पता चल रहा है हम कितने प्रगत थे और हिंदू कितने आगे तक लोगों को मार्गदर्शन भी कर रहे थे और इतना हमने सिखाया था, सीखे थे और इतने लोगों तक हम पहुँच पाए थे। इस धातु विज्ञान के संदर्भ में मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि पारे को विश्व जानता था क्या, या भारत में पारों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ जी कार्तिक जी, मतलब पारा, पारा यानी जिसको हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में मर्क्यूरी कहते हैं, तो इसके संदर्भ में जो आपका प्रश्न है उसके बारे में हम जान लेंगे। यूरोप में 17वीं सदी तक पारा नाम का कोई धातु होता है, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं थी। फ्रांस सरकार का जो दस्तावेज है उसमें कई जगह जो उल्लेख मिलता है, उसमें वे कहते हैं कि ये दूसरे प्रकार की चांदी यानी क्विक सिल्वर, ऐसे उन्होंने संबोधित करके कहा था। अब पारे को क्विक सिल्वर या दूसरे प्रकार की चांदी उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि यह चमकदार था और वो स्वयं से इधर उधर घूम सकता था। उसकी जो अवस्था थी उसके कारण
वो एक जगह न रह के उसमें इधर उधर घूमने की क्षमता थी। अब वहां के सरकार ने एक कानून बनाया था और उसमें उन्होंने स्पष्टता से एक बात लिखी थी कि भारत से आने वाले जिन औषधियों में पारे का उपयोग होता है उसका उपयोग केवल विशेषज्ञ चिकित्सक ही करे। यानी जब दुनिया को पारा क्या है ये पता नहीं था, उस समय पारा क्या चीज है और पारा का आरोग्य और स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या उपयोग है, पारे की दवाई कैसे बनाना है और वो दवाई निर्यात करके विदेश तक हमारे यहाँ से जाती थी। इतनी हमारी उस समय की, चाहे विज्ञान की हो या व्यापार की हो, इतनी प्रगत और उन्नत स्थिति थी। अब भारत के जो लोग हैं भारतवर्ष में, वो पारे को हजारों वर्ष पूर्व से केवल जानते ही नहीं थे, अपितु इसके उपयोग औषधि विज्ञान में व्यापक स्तर में उपयोग, इसके बारे में वो पूर्णतः परिचित भी थे। और इसके संदर्भ में जो विदेशी लेखक है, जिसने पारे के संदर्भ में सर्वप्रथम लिखाण किया है, वो है अल बरूनी। अल बरूनी यह 11वीं सदी में भारत में एक लंबे समय के लिए आया था। वो भारत में लंबे समय तक रहा और उसने अपने ग्रंथों में पारे को बनाने की और पारे के उपयोग की जो सभी विधियां हैं वो विस्तार से लिखकर उसने संपूर्ण दुनिया को पारा इस धातु और पारे के उपयोग के बारे में परिचित करवाया था। उस समय ऐसे कहा जाता है कि सन 100 में जो हमारे एक रसायन शास्त्री हुए थे नागार्जुन, वे तो पारे से सोना बनाने की पूर्ण प्रक्रिया ही जानते थे। आश्चर्य की बात यही है कि उन्होंने स्वर्ण बनाने के हेतु या स्वर्ण परावर्तित करके स्वर्ण धातु बनाने के हेतु उन्होंने केवल पारे को ही चुना, अन्य किसी धातु को नहीं चुना था। और उसका संदर्भ आज के विज्ञान से यही है कि आज का विज्ञान भी यही कहता है कि धातुओं का जो निर्माण है वो उसके जो परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या होती है उसके आधार पर होता है। और सबसे आश्चर्य की बात यही है कि पारे में 80 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोने में 89 यानी 79 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पारे से सोना बनाने की प्रक्रिया ये सबसे आसान और नजदीकी प्रक्रिया है। ये बिना कोई आधुनिक उपकरण होते हुए, बिना कोई टेक्नोलॉजी होते हुए उस समय नागार्जुन को पूर्णतः कैसे परिचित थी। यही हमारे पुरातन ऋषि मुनि या हमारे जो वैज्ञानिक है उनकी ये महानता है कि उन्होंने साधना के बल पर, धर्म आचरण के बल पर, अपने अतीन्द्रिय शक्तियों के आधार पर इसकी जो खोज की थी, जो पूर्णतः मानव और वातावरण को अत्यंत पूरक थी। तो ऐसे विज्ञान के परंपरा के हम सब लोग हैं, यही समझने की हमें आवश्यकता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने अभी हमें यहाँ पर जो समझाया धातु विज्ञान के बारे में हो या जो हमारा प्रगत इतिहास के बारे में हमें बताया है, किस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने ये सब पहले ही करके रखा था और उसके आधार पर आज पूरे ये पाश्चिमात्य देश इन्होंने किस प्रकार से उनका नाम आज उस पर डाल दिया है। तो निश्चित ही ये सब सुनकर आपके मन में भी एक स्वाभिमान निर्माण हुआ होगा। ये स्वाभिमान अन्य सभी के मन में भी निर्माण हो, इसके लिए हम सभी अवश्य प्रयास करेंगे। ये जो YouTube पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं या Facebook लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, ये अन्य लोगों तक भी आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके जो परिचित लोग हैं, आपके निकटवर्गीय जो लोग हैं, उन सभी लोगों तक ये पहुंचाए, ऐसे हम सभी आप सभी से निवेदन करते हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमें सब ये जो हमारा पुरातन इतिहास है, वैज्ञानिक इतिहास है, ये पता चल रहा है, इसलिए हम सभी उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। आपको ये जो धर्म विज्ञान का ये जो कार्यक्रम हम ले रहे हैं, तो ये सुनते समय यदि आपके मन में कुछ शंका हो तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान करने का हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का यह विशेष कार्यक्रम
यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।